नमस्कार, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। जो आपकी यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा होने वाली है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी और इसके लिए आपका आज से मुश्किल से आपका 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो इसलिए हम आपको लगातार प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं और इसके अलावा कट ऑफ कितनी जा सकती है, तैयारी कैसे की जाए, इसके बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम आज 50 जीके के प्रश्न लेकर आए हैं, तो आप इसको देखिए और 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं, आज का वीडियो और हो जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है। तो जो मातृ देवी की पूजा है इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर मातृ देवी का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित करवाया गया है। तो देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ देखिए, लिखा है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो जो जैन मंदिर है जैनियों द्वारा बनवाया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा, गीत गोविंद किसकी रचना है। देखिए, गीत गोविंद बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जो कि किसकी है? गीत गोविंद जयदेव की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें कल्हड़ की, तो कल्हड़ की प्रमुख रचना क्या है? राज तरंगिणी। कई बार पूछा गया है, राज तरंगिणी किसकी रचना है? कल्हड़ की, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। कालिदास की प्रमुख रचना की बात करें तो इनकी रचना कौन कौन सी है? मेघदूतम कुमार संभव। मेघदूतम कुमार संभव इनकी प्रमुख रचना है। चौथा प्रश्न कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में हुआ था। कब? 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो 4 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पांचवा, अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन से सिख गुरु थे। तो जो अकाल तख्त था उसका निर्माण किसने करवाया था? गुरु हरगोविंद ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो ये प्रश्न आपको सबको जरूर याद होगा कि 1498 में भारत कौन आया था? तो वास्को डिगामा 1498 में भारत पहुंचे थे, कालीकट पर पहुंचे थे, जहां पर तत्कालीन शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सातवां है, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहाँ खोली गई। देखिए, ये बहुत फास्ट हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। 50 में से आपको कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन सही करना है। तो भारत में जो पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी थी वह 1611 में 1611 में मसूलीपट्टनम में खोली गई थी। कहाँ पर? 7 नंबर का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, उससे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारा 1613 में कहाँ पर खोली गई थी? 1613 में सूरत में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1613 में सूरत में। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित थी। तो बेगम हजरत महल का संबंध था लखनऊ से। ऑप्शन नंबर ए। नाना साहब का संबंध था कानपुर से। बेगम हजरत महल लखनऊ। नौवां है कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा। देखिए, पिछले साल भी महात्मा गांधी से जुड़े 2-3 प्रश्न आए थे और इस साल भी आएंगे। तो जो प्रथम सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, जो नील सत्याग्रह था वो चंपारण में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये कब हुआ था? 1917 में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल, और यहीं पर इनको सरदार की उपाधि दी गई। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था, और इसी के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ये सब बात आप याद रखिएगा। 10वां प्रश्न हमारा है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी। तो देखिए, जो दांडी यात्रा थी इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से किया था। कहाँ से किया था? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को, ये आप डेट याद रखिए, 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से सत्याग्रह शुरू हुआ था। 78 लोगों के साथ गए थे और 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर वहाँ पर नमक कानून तोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 11वां कि हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो शुक्र है यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और यह आकार में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसे आप याद रखिए। 13वां है कि टुंड्रा क्या होता है। तो देखिए, टुंड्रा जो होता है हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? यह एक पर्णपाती वन होता है। क्या होता है? टुंड्रा एक पर्णपाती वन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, तो टुंड्रा जो हमारा है शीत मरुस्थल हो जाएगा। यहाँ पर टुंड्रा का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 14वां प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं?
तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। 15वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है हो जाएगा लद्दाख का पठार, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला है 16वां, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत हमारा क्या है, जो 3 तरह से जो है नदी से घिरा हुआ है, एक तरफ से अरब सागर, दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत होता है जो कि आधे के नीचे है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हमारी हो जाएगी गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। 17वां है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 18वां है, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे हम ह्यूमन कोड कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन कोड। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो हमारा जो सहकारी कृषि है यह निम्न उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है, ए करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? तो देखिए पश्चिमी तट से किसका संबंध है? देखिए नाहवा सोवा, मार्मा गोवा और कोच्चि इनका संबंध पूर्वी तट से, लेकिन जो तूतीकोरिन है यह इसका संबंध पश्चिमी तट से नहीं बल्कि पूर्वी तट से है। 21वां है, दिल्ली में सर्दियों के समय में वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? तो यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है सर्दी के मौसम में दिल्ली में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला है 22वां प्रश्न, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है? सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ है? तो 22 नंबर का, घरेलू खपत को हम सामूहिक उपभोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय को जो है एनएनपी साधन लागत पर, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो भारत में राज्यों के लिए जो राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत है वो हो जाएगा बिक्री कर, यानी कि सेल्स टैक्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 25वां प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो G20 की जो भारत 2022 में मेज़बानी करने वाला है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2022। अगला है 26वां, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? तो वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण हमारा हो जाएगा चेक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? तो 27 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है वास्तविक विकास दर जो था लक्षित विकास दर से कम था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, संविधान की स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है लागू हो गया था, दोनों बात याद रखिएगा। 29वां है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में जो वास्तविक शक्ति है वह जनता के हाथ में है, तो भारत की जनता जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है किस सूची में? तो देखिए जो शिक्षा शब्द है यह समवर्ती सूची का विषय, यानी कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? तो ये हमारा जो है अनुच्छेद 33 में रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 32वां, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? तो संपत्ति का अधिकार जो वर्तमान में वैधानिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बन गया। देखिए पहले ये अनुच्छेद 31 में था, लेकिन अब इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया है, जो कि अब एक कानूनी अधिकार है। 33वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो है भाग हमारे 4 में रखे गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 में रखे गए हैं, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। 34वां है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है कितना, क्या प्राप्त करना आवश्यक है? तो कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत जो है प्राप्त करना आवश्यक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35वां है, गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो 35 नंबर का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगी? शक्ति पुंजों से तटस्थता, यानी कि किसी भी ग्रुप में शामिल न होना, न्यूट्रल रहना, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है कहा गया इसे। 36वां है, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो देखिए जो भारत राष्ट्र संघ का सदस्य है 1945 में बन गया था, यानी कि जब स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, और भारत जो है संस्थापक सदस्यों में से था, समझ लीजिए। अगला है 37वां, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। 38वां है,
निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? तो देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार खेल के लिए दिया जाता है, साहित्य अकादमी साहित्य के लिए दिया जाता है, और दादा साहब फाल्के जो है यह सिनेमा में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 39वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना जो है आरंभ हुआ? तो अर्थशास्त्र का नोबेल जो है यह स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ। किसके द्वारा? स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। 40वां प्रश्न है, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह सैयद माउंट गोमरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, स्पेल ऑन द टाइगर। अगला है 41वां, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ पर स्थित है को एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया। तो देखिए, जो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 42वां है, संघाई कोऑपरेशन संगठन में कौन सा देश शामिल है? तो संघाई कोऑपरेशन संगठन में जो है चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान जो है सभी शामिल है। तो 42 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 43वां की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो हमारा क्या होता है? पारसेक। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर एक सी करेक्ट होगा। अगला है 40वां प्रश्न, 44वां, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 45वां, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है DTP का विस्तार करें, यानी कि DTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। 47वां है, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में जो है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 48वां, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है? तो जो मस्तिष्क होता है वह मेरु रज्जु के साथ मिलकर, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। 49 नंबर है, रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? तो यह एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान किस शासक के शासनकाल में भारत में आया था? जो फाहियान था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और हुएन सांग जो थे वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो देखिए, यहाँ पर हमने 1 से 50 तक जीके के सारे प्रश्न डिस्कस किए। अगर आपने 35 प्लस क्वेश्चन सही किया तो आपका स्कोर जो है अच्छा माना जाएगा। आपने कितना सही किया ज़रूर बताइएगा।